सोने की चिड़िया। दोस्तों, ये नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर में भारत को ये नाम कैसे मिला? क्या सच में हर घर में सोना था, या फिर ये सिर्फ एक कहानी थी जो सदियों से चली आ रही है? आज हम हजारों साल पीछे जाएंगे और ये जानेंगे कि प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था असल में कैसे काम करती थी, पैसा कहाँ से आता था और ये दौलत आखिर गई कहाँ। दोस्तों, हर बड़ी अर्थव्यवस्था की शुरुआत एक साधारण चीज से होती है और वो चीज है जमीन। भारत की नदियों के किनारे उपजाऊ मिट्टी ने खेती को बहुत आसान बना दिया था। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, इन नदियों के आसपास साल में एक से ज्यादा फसलें उगती थी। चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, ये सब भरपूर मात्रा में मिलता था। लेकिन सिर्फ खेती से अमीरी नहीं आती, इसके साथ आया कारीगरी का हुनर। जो बारीक सूती और रेशमी कपड़ा बनाते थे, वो लोहार जो औजार और हथियार बनाते थे, वो सुनार जो गहने तैयार करते थे, ये सब मिलाकर गांव में छोटे छोटे बाजार बनाते थे, जहां लोग अपनी जरूरत का सामान बदलते और बेचते भी थे। यही स्थानीय अर्थव्यवस्था आगे चलकर बड़े व्यापार की नींव बनी। दोस्तों, अब एक सवाल है, भारत बेचता क्या था जो दुनिया इतना खरीदने को तैयार थी? पहला नाम आता है मसाला। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग। खासकर केरल की काली मिर्च को यूरोप में काला सोना कहा जाता था, क्योंकि उसकी कीमत सोने के बराबर होती थी। और दूसरा बड़ा नाम कपड़ा का आता है। भारत का सूती और रेशमी कपड़ा इतना बारीक और मुलायम होता था, उस समय इसे बुनी हुई हवा कहा जाता था। बंगाल की मलमल इसी की मिसाल है। और तीसरा आता है कीमती धातुएं और रत्न, जैसे हीरे, मोती, कीमती पत्थर। गोलकुंडा की खानों से निकलने वाले हीरे दुनिया भर में मशहूर थे। और इसके बाद मसालों के अलावा हाथी दांत, चंदन की लकड़ी और कई तरह के औषधीय पौधे भी शामिल थे। यानी भारत सिर्फ कच्चा माल नहीं बेच रहा था, वो ऐसी चीज बना रहा था जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती थी। अब आते हैं उन शहरों की ओर जो व्यापार के केंद्र बने। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में ज्ञान और व्यापार दोनों का केंद्र बना। उस समय का पाटलिपुत्र, आज का पटना, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, गंगा किनारे बसा व्यापारिक शहर। उसके बाद उज्जैन, मध्य भारत का व्यापारिक चौराहा। अगला है मुजिरिस, केरल के तट पर। यहाँ से मसाले सीधे रोम भेजे जाते थे। भारूच यानी बरी गाजा, गुजरात का बंदरगाह जो पश्चिम की ओर व्यापार का मुख्य दरवाजा था। उसके बाद आता है कावेरी पट्टनम, तमिल तट पर दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने वाला बंदरगाह। ये शहर सिर्फ बाजार नहीं थे, ये अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और सामान के मिलने की जगह भी थे। यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। पहली सदी के आसपास रोमन साम्राज्य और भारत के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू हुआ। इसका बड़ा कारण था मानसून हवा की खोज। नाविकों से समझ लिया कि गर्मियों में हवा भारत की तरफ बहती है और सर्दियों में वापस अरब की ओर। इससे जहाज सीधे लाल सागर से भारत के तट तक पहुंच जाते थे, बिना जमीन के लंबे रास्ते के। रोमन व्यापारी भारी मात्रा में मसाले, कपड़ा, हाथी दांत और रत्न खरीदते थे। बदले में वो क्या देते थे? ज्यादातर सोना, चांदी के सिक्के। और दक्षिण भारत में आज भी खुदाई में रोमन सिक्कों के ढेर मिलते हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि व्यापार कितना बड़ा था। रोमन इतिहासकारों ने खुद शिकायत की थी कि उनका सोना भारत की तरफ बहता जा रहा है और इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। भारत का व्यापार सिर्फ पश्चिम की तरफ नहीं फैला था, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा और बाली तक पहुंची। इस व्यापार के साथ साथ भारतीय भाषा, धर्म, कला और वास्तुकला भी वहां पहुंची। यही वजह है कि आज भी कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर या इंडोनेशिया के मंदिरों में भारतीय प्रवाह साफ दिखता था। यह सिर्फ माल का आना जाना नहीं था, यह एक सांस्कृतिक पुल था जो व्यापार के जरिए बना। भारत की दौलत के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, उसका एक बड़ा हिस्सा उन विदेशी यात्रियों की डायरियों से आता है जो यहाँ आए थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो मौर्य दरबार में आया था, उसने पाटलिपुत्र के बड़े महलों और व्यवस्थित बाजारों का जिक्र किया। चीनी यात्री फासियन, बाद में ह्वेनसांग जो सदियों बाद भारत आए, उन्होंने यहाँ से समृद्ध शहरों, बड़े मंदिरों और व्यापार की भरमार का वर्णन किया है। इन विवरण से एक तस्वीर साफ बनती है, भारत के बाजार सिर्फ बड़े नहीं थे, बल्कि अच्छी तरह व्यवस्थित भी थे, जहां अलग अलग तरह का सामान आसानी से मिल जाता था। अब सवाल आता है जो शायद आपके मन में सबसे ज्यादा है, भारत में इतना सोना चांदी आया कहां से? सीधा जवाब है, भारत उस समय दुनिया के लिए बहुत कुछ बनाता था,
लेकिन बदले में उसे विदेश से खास कुछ खरीदने की जरूरत नहीं थी। रोम, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के पास भारत की चीजें खरीदने का एक ही तरीका था, सोना और चांदी देना। इसे आसान भाषा में समझे, जैसे किसी दुकान में सिर्फ एक ही दुकान के पास अच्छा सामान हो तो बाकी सबको उसकी शर्तों पर यानी उसकी पसंद की मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। अब बताते हैं राजतंत्र की कमाई। प्राचीन भारत में राज्यों की आय मुख्यतः 3 जगह से आती थी। पहला भूमि कर यानी किसानों की उपज का एक हिस्सा, दूसरा व्यापार शुल्क जो बंदरगाहों और बाजारों से गुजरने वाले माल पर लगता था, और तीसरा खनिज और खान से मिलने वाली आय जैसे सोने और हीरे की खदानें। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों में इसके लिए बकायदा प्रशासनिक व्यवस्था थी। बड़ी मात्रा में कर इकट्ठा करते थे, मार्गों की सुरक्षा होती थी और व्यापारियों को संरक्षण मिलता था। यही व्यवस्था बड़े साम्राज्यों की आर्थिक ताकत की नींव थी। उस समय मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं थे, वह आर्थिक केंद्र भी थे। राजा और व्यापारी यह उस समय समाज में सम्मान और पुण्य दोनों का प्रतीक था। इसके बदले मंदिर उस जमीन से मिलने वाली आय का इस्तेमाल करते थे, कभी सामाजिक कामों में, कभी कारीगरों को रोजगार देने में, कभी अकाल के समय अनाज बांटने में। इसकी वजह से यानी मंदिर एक तरह के बैंक और सामाजिक सुरक्षा दोनों की भूमिका निभाते थे। इसी वजह से समय के साथ उनके पास भारी मात्रा में संपत्ति जुटाई गई। अब तक हमने राजा, मंदिर और बड़े व्यापारियों की बात की, लेकिन सच यह है कि सोने की चिड़िया की पूरी कहानी सिर्फ इन्हीं की नहीं थी। आम किसान, बुनकर, कुम्हार, लोहार, इनकी जिंदगी बहुत आलीशान नहीं थी, लेकिन एक स्थिर और आत्मनिर्भर व्यवस्था जरूरी थी।